एक बार फिर आप सबका स्वागत है कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। ब्रेक से पहले हमने प्रधानमंत्री के यूएई दौरे की बात की है। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद री एग्जाम की तिथि आ गई है, उस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज जो बातें कही हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगा अगली बार से, पेपर पेंसिल वाली ओएमआर शीट से एग्जाम नहीं कराया जाएगा, ये अगले साल से होगा। अभी तो वैसे ही होगा पेपर जैसे हो रहा था। इस पर त्रिपाठी जी का कॉमेंट पूरा नहीं हो पाया था। हाँ त्रिपाठी जी बोलिए, यहाँ क्या विवाद नहीं, मतलब मतभेद इस बात पे है। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि ओएमआर ज्यादा सुरक्षित है, जरूरत है सिस्टम को लीक प्रूफ बनाने की। आज जो फैसला हुआ है उनका कहना है कि ये डिजिटल या कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम, उसमें इनका कहना यह है कि उसमें गड़बड़ी के चांसेस ज्यादा हैं। वो कह रहे हैं कि ये डिजिटल वाला ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं, डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक करना आसान है। हम तो ये भी जानते हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूं तो आप लोग ये मत समझिएगा कि कुछ गड़बड़ ना समझ लीजिएगा, लेकिन होता क्या है कि पेपर तो ऐसे गायब होता है कि पहला पन्ना जो होता है ना उसको हटा लिया और अंदर का पन्ना पूरा जो सेटर है वो करके दे देता है और उसके बाद वही पिन लगा दी जाती है। ओएमआर शीट बता रहा हूं, वो देख के, और गोला प्रकार अगर आप लोग जानते हो तो उसी से रख के खट 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 वही नंबर बना दिया। गोला प्रकार ये मतलब अगर ध्यान में आए तो इसमें सीबीटी में क्या है कि आपकी अगर कोई प्रॉक्सी भी करना चाहेगा तो उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है सर। इतने मिनट में इतने से ज्यादा क्लिक नहीं हो सकता है, ये भी उसमें बार कर सकते हैं, और जहां वो है जिस सेंटर पर, उसके अलावा उसके नंबर से कहीं और कॉपी नहीं। कंप्यूटर बेस्ड बेहतर है, बेहतर हो। बेहतर इस पर तो फिर अब क्या आगे बात करेंगे। आगे अगली खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ी खुशी थोड़ी गम वाली खबर आई है। अब इसमें खुशी ज्यादा या गम, ये बात करेंगे हम। अरविंद केजरीवाल वैसे तो जो चाहते थे वो हो गया, और कुछ ऐसा भी हो गया जो उनके लिए बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है। जो शराब घोटाले का मामला, एक्साइज पॉलिसी वाला, निचली अदालत ने उनको एक तरीके से बरी कर दिया था और सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट में मामला पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट की जो जज हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, अब इनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने कहा था ये हमारा मामला ना सुने, ये हमको इंसाफ नहीं करेंगी। उन्होंने उस वक्त अपने आप को केस से अलग करने से मना कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने केस से खुद को अलग कर लिया है। ये एक पक्ष है, इसको अरविंद केजरीवाल अपनी जीत बता रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं सत्यमेव जयते, सत्याग्रह की जीत हुई, क्योंकि वो चले गए थे राजघाट सत्याग्रह करने के लिए कुछ मिनटों के लिए। तो अब लेकिन उन्होंने क्यों रिक्यूज किया जज साहब ने? उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और 4-5 लोगों के नाम उन्होंने लिए, 5 नेताओं के खिलाफ उन्होंने अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है, हाईकोर्ट जज ने कहा है कि एक विलिफिकेशन कैंपेन, मतलब जुडिशरी को, खासतौर पर उनको और अदरवाइज पूरी जुडिशरी को बदनाम करने का एक कैंपेन चलाया गया इन नेताओं के द्वारा। इन्होंने एडिटेड वीडियोस वो सोशल मीडिया पर क्लिप, उनके कुछ भाषण के हिस्से काट करके वो सब चलाए। इसमें संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया हैं, सौरभ भारद्वाज, इनके भी नाम है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं इनके खिलाफ अवमानना का केस चलाऊंगी। अब जिसके खिलाफ आप अवमानना का केस चला रहे हैं उसका केस नहीं सुन सकते, यह नियम है। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को शराब घोटाले के मामले से अलग कर लिया है। तो ये रिलीफ, अरविंद केजरीवाल इसको कह रहे हैं कि देखो हमारा दबाव था, जज साहब ने अपने आप को अलग कर लिया। जज साहब ये कह रही हैं कि मैं तो इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करूंगी, इसीलिए अपने आप को अलग कर रही हूं, क्योंकि फिर मैं इनका मामला जो है वो सुन नहीं सकती हूं। इसीलिए हमने कहा कभी खुशी कभी गम। सर खुशी ज्यादा या गम, संजीव जी? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल भले ही अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें गम ज़्यादा मिलने वाला है। स्वर्णकांता जी ने जिस तरीके से इस बात का जिक्र किया है कि मेरी निजी प्रतिष्ठा को जिस तरीके से धूमिल करने का एक मतलब इंटेंशनली जिस तरीके से उनको लेकर जिस तरीके से एक पूरा प्रचार अभियान सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चलाया, उन्होंने कहा इसका ये अवमानना है और उसके ऊपर मैं पूरी जांच करूंगी। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा होगा कि भैया वो बच गया, ठीक है, दूसरे जज के पास चलेगी, दूसरी बेंच उसकी जांच करेगी, जो सच्चाई होगी तो दूसरी बेंच के पास भी सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने एक अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को बचने के लिए जिस तरीके से जज के ऊपर आपने, क्योंकि जज तो सोशल मीडिया पर कुछ कह नहीं सकता, जज के साथ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आपने अपने पूरे प्रचार तंत्र का इस्तेमाल किया, आपने अपने पार्टी का इस्तेमाल किया, अपने ट्विटर और सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल करके एक जज की छवि को खराब करने का, प्रतिष्ठा धूमिल करने का जो काम किया है, मुझे लग रहा है बहुत शर्मनाक है और निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल, शराब घोटाले का मामला दूसरा जज सुनेगा वो तो ठीक हो गया, लेकिन ये कंटेम्प्ट का केस कितनी बड़ी बहुत मजबूत है। और जज ने कहा है कि जिस तरीके से मेरे जो बनारस में दिए गए भाषण और तमाम प्लेटफॉर्म पर दिए गए स्पीच को जिस तरीके से तोड़फोड़ करके उसके अंदर आपने इस्तेमाल किया, उसको भ्रामक
तरीके से इस्तेमाल किया है, उस मामले को मैं आगे लेकर जाऊंगी। और मुझे लगता है निश्चित रूप से जब वो सुनेंगी तो वो इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। और ये सिर्फ उनके ऊपर नहीं, मुझे लगता है पूरी न्याय व्यवस्था के ऊपर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने प्रश्न उठाने का एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी पूरी जांच होना चाहिए। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या बढ़ेंगी। अरविंद केजरीवाल जिस केस से बचना चाहते थे उसका तो जो होगा सुनवाई के दौरान होगा, दूसरे जज करेंगे, लेकिन इस मामले में लगता है अरविंद केजरीवाल ये वाला बड़ी गले की फांस ना बन जाए। मैं आपको बता दूं, इस मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा है कि देयर कॉन्डक्ट, मतलब ये जो आरोपी हैं, देयर, इसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक, ये 5 नाम है। उन्होंने कहा देयर कॉन्डक्ट फेल विद इन द स्कोप ऑफ क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। बिल्कुल। द जज क्लैरिफाइड दैट कोर्ट्स वर नॉट सीकिंग इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिटिसिज्म and that judicial orders can be fairly questioned. कह रहे हैं हम आलोचना से बचने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप हमारे ऑर्डर्स की भी आलोचना कीजिए। However, she said, the remarks made in the present case cross the line between criticism and contempt. ये आलोचना से अवमानना में चले गए और उन्होंने कहा if you malign the court has the weapon and it will use it. अगर आप कोर्ट को बदनाम करेंगे, कोर्ट के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, तो फिर हमारे पास ये हथियार है कॉन्टेम्प्ट का, प्रोसीडिंग चलाने का, और अदालत उस अधिकार का इस्तेमाल करेगी। ये जो बात है वो उन्होंने कही। त्रिपाठी जी एक बात इसमें बताएं जरा, मैं वही बात सुनना चाह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं, कौन सी बड़ी रिलीफ बड़ा है या मुसीबत बड़ी है केजरीवाल? नहीं, मुसीबत बड़ी है। ओके, क्योंकि जो मामला है उस पर तो फैक्ट्स एविडेंसेस पर बात होगी, कंटेम्प्ट पर जब बात होगी वो इंटेंशन पर बात होगी। दोनों में बड़ा सीधा सा फर्क है। अगर न्यायिक तौर पर देखें तो ये सीधे सीधे कहा जा रहा है कि आपने अदालत की अवमानना कर दी। अभी इस अवमानना में कोई ये थोड़ी जुटाना है, कोई मनी ट्रेल लानी है, कोई वो सब तो कुछ करना नहीं। यहां क्या है कि आपके पास राउज एवेन्यू कोर्ट का एक मसला था, उसके ऊपर आपको डिबेट खड़ी करनी थी, यानी जिरह करना था, बताना था कि एक पक्ष कहता कि नहीं ये तो घोटाले में है, दूसरा कहता कि भाई हम तो बरी हो चुके हैं, आरोप मुक्त हो चुके हैं। यहां मामला फंसता दिख रहा है। और अगर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को रिक्यूज किया और वो कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट सुनेगी, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनकी नजर में उन्होंने जो कुछ भी अब तक देखा होगा, जो बातचीत की होगी, उसमें वो अवमानना के दायरे में ये लोग आते हैं। और सचमुच जिस तरह से किया था वो अवमानना जैसा ही है, उसमें कोई, और इसकी तो सुनवाई कोई बहुत लंबी भी नहीं चलेगी मेरे ख्याल से, और उसमें सीधी सजा ही होती है। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो जस्टिस स्वर्णकांता जी ने किया वो ठीक है कि यदि उनको लगता है कि कोर्ट में के मजाक उड़ाया गया है, उसका कंटेम्प्ट किया गया है, तो उस पर कंटेम्प्ट के लिए वो जा सकते हैं, ये अदालत के पास अधिकार भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें भले ही उन्होंने रिक्यूज किया या नहीं किया, इस मामले में उनको अपने आप को रिक्यूज करना चाहिए और ये मामला कोई दूसरा जो बेंच है वो सुने, कॉन्टेम्प्ट, क्योंकि वो कॉन्टेम्प्ट उन्होंने केवल कोर्ट के लिए नहीं कहा है, अपने लिए भी बोला है। कंटेम्प्ट अपने लिए कह रहे हैं। जब अपने लिए कह रहे हैं तो अपने मामले की सुनवाई खुद करें। ऐसा मुझे तो ठीक नहीं लगता, बाकी मुझे नहीं पता कि कोर्ट के सिस्टम में क्या होता है। उसको रिक्यूज भले ही नहीं करती, क्योंकि तब भी मैंने कहा था कि भाई ये तो कोई सवाल ऐसे खड़ा कर देगा फिर तो कोई भी केस नहीं चलेगा। होता तो ऐसा ही है, जो कोई भी आदमी कंटेम्प्ट में जाता है, तो जिस जज जिस फैसले जिस मुकदमे की में कंटेम्प्ट होता है किसी, तो वही नहीं, वो अलग मामले होते हैं, वो कोर्ट के मामले कंटेम्प्ट के दूसरे होते हैं जिस पर फैसले पर कोई बात की गई हो। ये तो जब आप जज साहब खुद अपने ऊपर मान रहे हैं कि कंटेम्प्ट हुआ है, बेहतर होगा, मैं वो उस पर नहीं जा रहा क्योंकि मुझे जुडिशरी की इतनी जानकारी नहीं है, बेहतर होगा कि वो अपनी तरफ से भी एक तरह से इस मामले क्या करें, दोनों से खुद को हटाना चाहिए था। शराब घोटाले का सुनना है तो सुनती इसको नहीं, अब वो तो मामला ही खत्म हो गया। जब आप कंटेम्प्ट पर आ गए तो वैसे भी नहीं जा सकते, सुन नहीं सकते, इसलिए चाहना नहीं हुआ ये। उससे इसको ये बोलना कि उन्होंने रिक्यूज कर लिया अपने आप को, वो नहीं है, वो तो सिस्टम में है कि आप नहीं कर सकते, सुन सकते। लेकिन जब खुद के लिए आपको लग रहा है कि कंटेम्प्ट हुआ है, ठीक है, इसको नहीं जा रहा, उसको दूसरे कोर्ट में भेजना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि, उन्होंने कहा आपने अदालत की अवमानना की है और अदालत की अवमानना के लिए वो केस सुन रहे हैं। ऐसा आया है, ऐसा फाइल किया गया है कि कंटेम्प्ट बनता है और उसकी वो सुनवाई कर रहे हैं। अभी इतनी ही है। मैं तो ये मानता हूँ कि उनको रिक्यूज भी नहीं करना चाहिए। एक ऐसा ये तरीका बन जाएगा। और मैंने शुरू में कहा था कि जब चीफ जस्टिस गवई केस सुन रहे थे तब तो चार्ज बढ़िया से लगाया जा सकता था कि भाई चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया जा सकता था कि भाई उनके तो पिताजी कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के समय वो हाई कोर्ट जज में आए, वहां से ये सुप्रीम कोर्ट आए, तो माना कि भाई आपका पूरा चूंकि संस्थान ही कांग्रेसी है, पूरा आपका परवरिश वहां से हुआ है, आपके पिताजी कांग्रेसी हैं, तो आपको तो सुनना ही नहीं चाहिए, आप कांग्रेस से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो ये मामला कितना दूर तक जाएगा,
हर जज की चीजें खोली जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो कोई भी बैठा हुआ है, हर जज के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए जा सकते हैं। और तब जिसे हम कहते हैं कि जुडिशरी का जो है आप पूरी तरीके से कटघरे में आप तो खड़ा शराब करें। घोटाला का आप कह रहे हैं कि सुनना तो इन्हीं को चाहिए था। मेरी समझ से इनको बिल्कुल ही रिक्यूज नहीं करना चाहिए था। एक गलत नहीं, वो अब परिपाटी ये है ना सर, ना अगर कंटेम्प्ट सुनेंगे उनके केस चलाएंगे तो नहीं सुन सकती। मैं एक चीज एक बार बताता हूँ। एक बहुत बड़े वकील एक बहुत बड़े केस की सुनवाई के साथ में के लिए प्लीड कर रहे थे। जो जज सुन रहे थे और वो जो वकील थे वो विदेश में दोनों एक ही साथ दौरे पर थे। दोनों छुट्टी में, वेकेशन में तो जाते हैं ना लोग, तो कहना शुरू कर दे कि भाई ये तो पूरा अंडरस्टैंडिंग पहले से सर, अगर मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि नहीं, क्या अगर ये नियम है, मैं नहीं जान रहा, लेकिन जो पढ़ने में आया वो यही है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस अदालत चला रही है तो उसका दूसरा मामला नहीं सुनेंगे, क्योंकि फिर आप प्रेजुडिस पाए जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये कंटेम्प्ट से ज्यादा पहले उन्हीं केस उसको, हाँ, ये बात ठीक है कि भाई वो सुन लेते, उससे रखिए, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। देश में एसआईआर फिर होगा, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका तीसरा फेज जो है वो शुरू होने वाला है। इसका ऐलान निर्वाचन आयोग ने कल किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस साल 16 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का प्रोसेस किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान करीब 37 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन होगा। जिन राज्यों में अब इस फेज में एसआईआर होना है उनमें पंजाब है, उत्तराखंड है, मणिपुर है। अगले साल चुनाव होने वाला है यहां पर। बाकी 13 राज्यों में 2028 और 2029 में इलेक्शन होना है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एसआईआर के तीसरे चरण में करीब 3,94,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स, मतलब बीएलओ, घर घर जाकर 36 करोड़ 73 लाख मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त 3,42,000 बीएलए भी सहयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलएज नियुक्त करने की अपील भी की है, ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी हो और उसकी सहभागी वो बन पाए। आपको बता दें, एसआईआर के पहले और दूसरे फेज में 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एसआईआर के बाद बिहार में, पश्चिम बंगाल में, पुडुचेरी, असम में यहां पर चुनाव भी हो चुका है, जबकि केरलम में कांग्रेस गठबंधन और तमिलनाडु में टीवीके ने जीत भी हासिल कर ली है। एसआईआर के तीसरे फेज के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 3 बचे हुए राज्यों में खराब मौसम और जनगणना के कारण एसआईआर के शेड्यूल की घोषणा बाद में की जाएगी। अब जहां जहां चुनाव आएगा वहां वहां एसआईआर का विरोध होगा। बिहार में चुनाव था तो वहां विरोध हुआ, बंगाल में चुनाव आया तो वहां विरोध हुआ। अब पंजाब में विरोध हो रहा है, क्योंकि पंजाब का इलेक्शन अगले साल है, सबसे नजदीक है। पंजाब सरकार के मंत्री एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी की टूल किट की तरह काम कर रहा है। यह तो 3 करोड़ पंजाबियों का वोट काटने की साजिश है। देखिए, एसआईआर की जो एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंजाब में कर रहा है, इसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी का एक टूल बन के पंजाब में पहुंच रहा है कि कैसे लोगों की वोट जो है उसको काटना है, उसकी वोट को खत्म करना है। ऐसा षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी 3 करोड़ पंजाबियों के खिलाफ रच रही है। सो जो भारतीय जनता पार्टी का एंटी पंजाब चेहरा है अब 3 करोड़ पंजाबियों के सामने नंगा हो चुका है। ये पंजाब के लोगों की वोट काट के पंजाब में राज करना चाहते हैं। ये मतलब तेजस्वी यादव अपने नोट्स ममता बनर्जी को दे देते, ममता बनर्जी अपने नोट्स जो अरविंद केजरीवाल को दे देती हैं, भगवंत मान को दे देती हैं, तो भी काम हो जाता, क्योंकि सेम बयान, सेम एटीट्यूड एसआईआर के खिलाफ आपको हर उस जगह दिखाई देगा जहां पर इलेक्शन होने जा रहा है। ऐसे मत करिए, नहीं जिस पहले ये मत करिए आप मतलब, अरे भाई नोट्स किसका लिया जाता है? ना मतलब हमको क्या बोलना है इस पर, वो कह रहा हूं। अरे आप यही तो समझिए, आप ऐसी बात क्या कहें, वो कर वही रहे हैं भाई। अगर जो फेल हो रहा है उसका नोट्स लिया तो फेल होंगे, ये भी तो समझिए। नोट्स तो उसका लिया जाता है जो टॉपर हो, उसको कॉपी किया जाता है। नहीं, तो मैसेजिंग बहुत बड़ी। नहीं, वहां प्रॉब्लम ये है ना, जो प्रोफेसर साहब कने भी नीट की बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि वो जो दूसरा जो पास हो रहा है बार बार, वो पर्चा उसके पास है, वो पर्चा पहले पा चुका है। एसआईआर का विरोध इसीलिए तो है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपके मन में ये है कि वो पर्चा पा चुका है, इसलिए हम ना पढ़ेंगे ना पेपर करेंगे, ऐसे मत बोले। तमिलनाडु और केरला 2 उदाहरण। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। केरल में और तमिलनाडु में कोई शोर नहीं हुआ एसआईआर पर। अब उसका भी बहाना आ जाएगा कि वहां तो बीजेपी है ही नहीं, इसलिए शोर नहीं हुआ। और मजेदार कह सकते हैं कि सारी जगह थोड़ी पेपर लीक। नहीं, मजेदार बात है कि ये बात शशि थरूर ने कहा कि देखिए वहां तो कोई नहीं है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वोट कटे और कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ तमिलनाडु में। हाँ समीर जी, अब पंजाब में शुरू हो गया।
नहीं, अब निश्चित रूप से वहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो उसका विरोध निश्चित रूप से करेगी, और जहाँ भी विपक्ष की सरकारें होंगी वहाँ इसका विरोध किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और चुनाव आयोग को भी पता है कि जिस तरीके से बिहार में जब SIR हुआ तो विरोध हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने इसका विरोध करने की कोशिश की थी जब उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, बंगाल में ममता बनर्जी ने पूरा आसमान सर पे उठा लिया था, सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी उस मामले को लेकर। लेकिन चुनाव आयोग ने मुझे लगता है कि तत्काल इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित की कि बचे हुए जो 36 करोड़ वोटर्स है, मतलब 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर इसको किया जाए। हालांकि सब जगह चुनाव नहीं है, अभी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर भी है, पंजाब में भी है। मणिपुर मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है जहां पर अभी SIR होने वाला है, वो राज्य अभी भी शांत नहीं है। वहां पर जिस तरीके से कर्फ्यू लगा हुआ है, जिस तरीके से वहां हो रहा है, वहां SIR कैसे इंप्लीमेंट होगा ये एक बड़ी चुनौती होगी। मुझे लगता है कि मणिपुर को थोड़ा नॉर्मल होने की तरफ बढ़ने देना चाहिए था, उसके बाद होता। हालांकि ये बात भी सही कि मणिपुर में भी चुनाव है 2027 में, उसको टोटल अगर 7 राज्यों में अगर आप देखें तो चुनाव है। बाकी सब जगह हो चुका है, बिल्कुल यूपी में भी हो चुका है, बिल्कुल यूपी में भी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी अगले 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है। अगर मार्च की बात करें तो 5 राज्यों में चुनाव है। जानना चाह रहा हूं क्या इस SIR पर हर राज्य में ऑपोजिशन पार्टीज ने जो भी माहौल बनाया वो माहौल बना पाए क्या? मतलब आप बात तो तब है ना कि आप जनता के बीच में ये बात ले जा पाए कि हाँ भी कुछ गड़बड़ हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, नतीजे भी आ रहे हैं, सब नतीजे स्वीकार भी कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि बेईमानी हो रही है। जनता में माहौल बनता तो जनता सड़क पर आ जाती ना, जनता को कोई रोक नहीं सकता न बुला सकता। सही, दोनों बातें हैं। और अब मुझे लगता है SIR जितने राज्यों में बची है उसमें बेहतर तरीके से समय पर हो जाए। पंजाब का चुनाव सबसे पहले होने वाला है तो वहाँ जल्दी से जल्दी हो जाए तो वो बेहतर है। इस बहस पे नहीं जाना चाहिए जैसे अभी हुआ। वो प्रॉब्लम ना हो कि बंगाल में जैसे बंगाल में जो हुआ कि हाँ एंड एंड टाइम तक लास्ट मिनट तक चल रहा है और वो 27 लाख वोटों का जो अभी तक भी हिसाब नहीं हुआ, जिसकी चर्चा तो हमें हर बार करनी चाहिए, तो वो उसको होना चाहिए। और SIR पर अब कोई विवाद नहीं है और जनता में से कोई भी लोग नहीं आया साथ में। लेकिन विजय जी ये भी चर्चा कर दीजिएगा कि जो 90 लाख वोट कटे वो भी सड़क पर उतर करके मरे हुए लोग नहीं आकर के कह रहे हैं। तो मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ ना, SIR में यदि वो 27 लाख तो आ जाते जो मरे हुए कि वो लोग भी वोट कर लिया करते दोनों थे। बातें ठीक है ना, दोनों लोग बातें बाहर ठीक नहीं है। भी आए, हाँ। मतलब इसका मतलब कोई इसका फर्जीवाड़ा मतलब नहीं हो रहा था। हाँ। और भाई जिनकी सुनवाई परेशानी- पूरी नहीं हो पाई वो भी जेन्युइन बात है। वो भी तो जेन्युइन है। वो तो 27 लोग वो लाख लोग वो भी नहीं आए हैं वैसे तो। और अभी तो कोर्ट में वो 30 सीटों पर गए हैं, उसका भी फैसला होना है, बहुत सारी बातें हैं। और ये कहना कि नहीं केरल और तमिलनाडु में हुआ वो अच्छा है, मतलब इसको कोई लॉजिक नहीं कर रहा, लेकिन ये वैसा का वैसा एग्जांपल है कि नीट के पेपर सारी जगह लीक हुए हैं क्या? नहीं, इसको अब आप देखिए, अब आप नहीं, शरारत वो कर तो रहे हैं। सब्जेक्ट अलग-अलग चीजें वहां अलग-अलग सस्पेंस होता इसलिए है। नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी प्लेयर नहीं है वहां पे। नहीं, बस बीजेपी सिंपल। प्लेयर की बात नहीं है। अगर वो ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। जहां राहुल और बार-बार गांधी की ये सरकार कहना है जिसको वहां भी पर मैं- लीक नहीं होती है। एक सेकंड complete शिकायत केवल वही लोग करते हैं जो फेल होते हैं। ये ठीक है बात। ये बात हमेशा यही ठीक हो रहा है ना? यही होता है रिवीजन के लिए। बोलिए। प्रोफेसर साहब तो जानते ही हैं, रिवीजन आपने- के लिए वही लोग आते हैं ना जिसकी जिनके कंपार्टमेंट आती है। हाँ। नहीं, आपने मेरी बात कह दी है। जहां राहुल गांधी और उनके सहयोगी की सरकार है वहां पेपर लीक नहीं होता है, और जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है वो पेपर लीक होने अभी के तो कारण दूसरी सरकार मांग भी बना आ लेती है। गई। मुझे लगता है कि मुर्गी अंडा टाइप वही है। शाश्वत शाश्वत विचार है। अब वो बहस है। अगला विषय भी मुर्गी अंडा वाला ही है, ईवीएम की बैलेट। वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग चाहिए कि कागज वाली टेस्टिंग? नहीं, मुझे लगता है इस पे ये भी अब इस बहस पता था ना, खत्म बयान है हो मेरे ये पास बहस देखिए। खत्म हो जानी चाहिए। अब तो 19 उससे आगे राज्यों जो में सुप्रीम कोर्ट चला SIR गया के उस पर बीच जाना चाहिए। अब फिर से मांग की बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, और बैलेट से चुनाव कराया जाए तो बीजेपी कहां है हमारे सामने टिकती है? ये आरजेडी ने कहा है, तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते तो बिहार में भी एनडीए हारती, देश में भी एनडीए हारती। और इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने किस आधार पे कही? भोजपुर बक्सर एमएलसी के उपचुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी सोनू राय की जीत हो गई। लूटने की आदत है ना पुरानी, पता नहीं है तो कैसे लूटा जाता है। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव जो है ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हुआ था, ये बहस ही बेमायने हो और गई इसमें है, हम आगे जीत बढ़ना गए, चाहिए देश जेडीयू को। को हमने हरा दिया। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए पर जो है ये बात कही। बयान अगर है तो सुना दीजिए। एमएलसी जो है वो पॉपुलर मैंडेट से नहीं चुना। और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब बैलेट पे बिहार विधानसभा की गिनती हुई थी, जो अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी लगभग 150 से भी ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन तंत्र, छल कपट करके हम लोगों को हराने का काम किया गया। आज भी अगर मशीन से गिनतियां होती हैं तो पूरा दिन लग जाता है, रात के 1-2 बजे तक गिनती होती है। पहले भी वही होता था, लेकिन कोई फर्क नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई
जब समय उतना ही लग रहा है तो बैलेट पे ही क्यों नहीं वोट? राइट साहब जो कह रहे हैं, जब समय तो उतना ही लगता है जितना कागज वाली गिनती करने में लगता है, ईवीएम में भी सर, इस कागज बहस से आगे निकल जाना चाहिए। नहीं, हम तो निकल गए, देश भी निकल गया, वो देश नहीं भी निकल निकल पाए। गए, वो नहीं निकल पा रहे तो वो याद पीछे दिलाता छूट हूं। विजय जी, जाएंगे, ऐसा- वो निकल विजय जी, नहीं पा रहे तो वो पीछे छूट जाएंगे। विजय जी, देश आगे बहुत चल सारे रहा है। अकाउंटेंट आप बैंक में देखते होंगे कि अभी भी वो मशीन पर उनको भरोसा नहीं होता नोटों की गड्डी गिनने में, वो अभी भी थूक लगा करके ऐसे ऐसे गिनते रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी पर बहुत लोगों को भरोसा नहीं है। अब ये उनको बताना चाहिए था। एमएलसी का चुनाव डायरेक्ट, वैसे तो मैं कह रहा हूँ एक डायरेक्ट चुनाव, वोटिंग एक नहीं चुनाव होता। ना, इतने MLC वैसे बनवाते मैं हैं, अपने आपको दिल की पता बात है, कहूं। उनके वो कोई एक एमएलसी के चुनाव कोई भी की एक जीत चुनाव, पर बोल रहे हैं। कोई भी एक चुनाव कागज से करा ही ले, हाँ, बैलेट से करवा ले। एक बार करवा ले। मेरे ख्याल से देखते हैं वहीं करवाए जहां पर ये मांग हो रही है, उसकी एक विधानसभा में ये करवा कर देख लिया जाए कि नतीजा क्या होता है और क्या जब नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतना ही है तो कर्नाटक का चुनाव उसी से करा लें, या कर्नाटक त्याग पत्र देके करा लें। भाई इतनी अगर सबकी इच्छा है तो जहां जो नहीं मान रहा है वो अपनी सरकार गिराए। भाई अगर जो मान रहा है वो क्यों जाएगा? जो नहीं मान रहा है तो तेलंगाना की कर सकते हैं, वो कहें कि भाई हम अपनी सरकार छोड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं और कहे कि ये हम कर केरल जाएंगे। केरल चुनाव में भी दोबारा मतदान हो जाना चाहिए। नहीं, केरल में इसी क्यों, आधार सर? पर। केरल में केरल सरकार तो- बनी है ना, उसी से केरल EVM पे पर मैं- बनी है। वो सर, मैंने कह नहीं रहे तो, ना। मेरी तो इच्छा ही रहेगी, मैंने तो कागज वाला वोट ही नहीं डाला। केरल में 2 बार करा दो, अच्छा 3 इस बार पे करा याद दो, दिला बीजेपी दो। हाँ, अच्छा बीजेपी किया जा आपने, रही है कि नहीं जा रही? अच्छा किया आपने कह दिया। तेजस्वी जी को भी कागज वाला वोट याद नहीं है। इन्होंने हमको नहीं डाला याद होगा। है, हम काउंटिंग में भी उस वक्त रहे हैं। भैया पिक्चर चलती थी टीवी पे, ये कह रहे हैं कि उतना ही अरे टाइम लगता है। हमने वो अरे वो उसका इशू वो नहीं है ना, टाइम नहीं इशू नहीं नहीं है। हमें मेरी तो ने उसका- डाला कागज वाला वोट, हमेशा बैलेट वाला डाला अरे वोट। हमेशा इंतजार रहता था कि 3 दिन तक फिल्म देखते रहेंगे। देखो क्या बहुत कह रहा सारे फिल्म लोग फिल्म चलती थी टीवी में। हाँ हाँ, अरे जब काउंटिंग होती थी तो काउंटिंग के लिए दूरदर्शन- सर, ये इतिहास की बात है। आप नए जमाने में काउंटिंग सेंटर में पिक्चर चलती नहीं रहती नहीं थी। टेलीविजन टीवी पे पे दूरदर्शन चलाई पे चल जाती रही थी, थी, क्योंकि 3 दूरदर्शन। दिन तक काउंटिंग चल रही है तो लोग फिर अब पिक्चर क्या देख करें? रहे लोगों को व्यस्त रखने के हाँ, फिर वो नतीजे आते रहते थे, वो बड़ा बात। चले एक ब्रेक ले अब लेते लोग हैं। बदल जाते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। बहुत सारे लोग एक ब्रेक इससे पता लगता है कि प्रोफेसर हम साहब को- पुराने जमाने के आदमी और आपके हाँ, नहीं प्रोफेसर साहब को पता होगा, पैसे एक जमाने में लोग कंप्यूटर का भी विरोध करते थे, लेकिन अब वो कंप्यूटर को एक्सेप्ट कर लिया ना। पुराने जमाने की हाँ, बजाय आप कह दिया कीजिए ना आपकी इनके जमाने में।